I'm Dr. Smriti Khanna. I'm a pain and palliative care physician. Hi, I'm Dr. Mahesh Menon. I'm a pain and palliative care physician and I practice in Mumbai. Welcome to another episode of our podcast Living Well. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु अग्रवाल. She is a cognitive neurologist and a movement disorder specialist, and she runs the Alzheimer's and Memory Clinic at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. So welcome to this podcast, Dr. Anu. तो अल्जाइमर्स यानी कि डिमेंशिया है कि नहीं, आप डिमेंशिया क्या होता है और कैसे अफेक्ट करता है इंसान को? स्मृति, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ अगर ये समझने के लिए पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्रेन क्या करता है. हम सबको मालूम है कि ब्रेन हमारी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, कि चलना, बात करना, बोलना. लेकिन ये काफ़ी बार हम लोग नहीं रियलाइज़ करते कि ब्रेन के फंक्शन होते जिसको हम लोग मेडिकल जार्गन में कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल फंक्शंस बोलते हैं, जिनका काम है याद करना, जिनका काम है एक दूसरे से बात करना लैंग्वेज से, हिंदी, इंग्लिश, मराठी में, या अपने हाथ पैर के जेस्चर्स से, या डिसीजन मेकिंग लेना. फॉर एग्जांपल अभी हम तीनों इधर बैठे हैं, बात कर रहे हैं आप सब लोगों से. सडनली महेश को फ़ोन आया कि एक पेशेंट बहुत क्रिटिकली बीमार है, तो वो सब काम छोड़कर एकदम पेशेंट के पास जाएगा. लेकिन उसके लिए उसको 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे कि इस काम को छोड़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को देखना कितना इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट कैसे वो ट्रैवल करेंगे, पेशेंट को देखने में टाइम में पहुंच पाएंगे कि नहीं. तो ये सब डिसीजन मेकिंग जो है वो अल्टीमेटली हमारा ब्रेन करता है. और एक दूसरा है पर्सनालिटी. सभी जैसे महेश है वो हमेशा स्माइलिंग रहते हैं, मैं हूँ हमेशा स्माइलिंग रहती हूँ. लेकिन कुछ लोग हैं थोड़े उदास रहते हैं, कुछ लोग जोवियल होते हैं, कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं. तो एक घर में भी अगर 2 बच्चे हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. तो ये पर्सनालिटी कैसे है वो भी हमारा ब्रेन डिक्टेट करता है. इनफैक्ट अगर आप किसी को काफ़ी समय से जानते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये आदमी ऐसे रिएक्ट करेगा. तो कई बार जब डिमेंशिया होता है या ब्रेन की बीमारी होती है तो एज अनएक्सपेक्टेडली पेशेंट का बिहेवियर चेंज होता है. जो पेशेंट की फैमिली को पता चलता है ये तो बहुत विचित्र वे से बिहेव कर रहे, या तो बहुत उदास हो गए, विड्रॉन हो गए, या बहुत ही जोवियल हो गए, बहुत ही ज़्यादा बात करने लगे, अननेसेसरी बात करने लगे, अननेसेसरी स्पेंडिंग करने पड़े लगे. तो पर्सनालिटी भी ब्रेन का फंक्शन है. तो जब इन सब किसी भी एक या ज़्यादा फंक्शन में फ़र्क आता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भूलने लग रहा है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ डिमेंशिया में होता है, ये पर्सनालिटी चेंज हो गया है, या जजमेंट गलत हो गई. नॉर्मली हम लोग घर में पूजा रखे या पार्टी रखे तो कितने लोगों को बुलाना है, खाना कहाँ से ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, मेनू क्या है, ये सब हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं. हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ में की है. बट सडनली अगर वो स्ट्रगल करने लगे ये सब काम में, तो फैमिली रियलाइजेस कि लुक समथिंग इज रॉन्ग. और एक बार मिस्टेक हो सकती है, 2 बार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर बार बार हो रही है तो नेचुरली कुछ तो गड़बड़ है. इट मे नॉट बी कि ये डिमेंशिया है, क्योंकि ब्रेन की बहुत 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 बीमारियों से ये सिम्टम्स या लक्षण आ सकते हैं. हमको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है. डिमेंशिया इन जनरल है एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें ऐसा ऐसा करके ब्रेन सेल्स मर रहे हैं, जिसके कारण जैसे जैसे डिजीज़ अलग अलग ब्रेन के हिस्से को अफेक्ट करती है वो हिस्से की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है. लेकिन अगर मेमोरी क्लिनिक में हम 100 पेशेंट देख रहे हैं जिनको मेमोरी प्रॉब्लम है, उसमें से 1 या 2 को डिमेंशिया होगा, बाकी 98% को कुछ अलग बीमारियां होती है जो ज़्यादातर हम लोग डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं. That's interesting. पर ये है ऐसे थोड़े लक्षण जिसके लिए मतलब लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शायद ये डिमेंशिया हो सकता है और दिखाना चाहिए डॉक्टर के पास. यानी जो ब्रेन के फंक्शंस है जो हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ चलना फिरना घूमना नहीं, बट डिसीजंस लेना, याद रखना कोई चीज, उनकी जजमेंट किस प्रकार से होती है, अगर इन किसी चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है तो पर्सनालिटी में बदलाव कि पहले ऐसे पर्सनालिटी थी लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है चीजें सारे, तो ये सारे डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं. और आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपकी क्लिनिक में 100 में से 2 या 3 ऐसे रहते हैं जिनको एक्चुअल डिमेंशिया है, बाकी करेक्टेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. तो इंडिया में क्या हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि हम बता सकें कि इंडिया में कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को ये हो सकता है या होता है? डू वी हैव एनी नंबर्स? तो ये एस्टिमेट है, काफ़ी
कम स्टडीज़ हुई है, साइंटिफिक स्टडीज़, जिसने एनालाइज किया है कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमेंशिया कितनी है। अंदाजे से ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि एक समय में, किसी भी एक समय में कम से कम 4 लाख लोग या 4 मिलियन लोगों को डिमेंशिया, 40 lakhs, हाँ, in India, this is India. इन इंडिया। बट रिमेंबर ये बहुत अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है। और एक्चुअली जो चिंतादायक विषय ये है कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, हम एक यंग नेशन हैं, तो हमारे देश में ज़्यादातर परसेंटेज लोग या तो यंग एडल्ट्स है या चिल्ड्रन है। ओल्ड परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल काफ़ी कम है, अनलाइक से जापान, जहाँ पर ओल्ड पीपल परसेंटेज वाइज काफ़ी ज़्यादा है। Correct. तो ये चिंतादायक विषय WHO और हमारी गवर्नमेंट और हमारे NGOs और डॉक्टर्स के लिए इसलिए है कि ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जैसे हमारे यंग लोग मिडिल एज होते हैं, मिडिल एज लोग ओल्ड होते हैं, तो अगले 20 साल में हमारे नंबर ऑफ डिमेंशिया पेशेंट्स डबल होने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर, हमारी गवर्नमेंट्स पर और हमारी इंडिविजुअल फैमिलीज पर। क्योंकि समस्या यानी कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स के साथ आपके जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डिमेंशिया है, उनकी फैमिलीज क्या प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस? तो शुरू में तो पेशेंट ही डॉक्टर के पास आता है कि देखो मैं भूल रहा हूँ, बार बार भूल रहा हूँ। कुछ पेशेंट्स जैसे डॉक्टर महेश ने पहले पूछा था कि अगर मैं लोगों के नाम भूल रहा हूँ तो क्या डिमेंशिया है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं ऑफिस में काम करता था पहले और कर रहा हूँ, और अब मैं बार बार मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ मेरे को नोट्स भी नहीं लिखने पड़ते थे, मेरे को एकदम याद रहता था। अब मैं उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग रखता हूँ या नोट्स लिखता हूँ तो ही मुझे याद आता है, मेरी परफॉर्मेंस कम हो रही है। तो हमको इमीडिएटली मालूम है कि ये मेमोरी प्रॉब्लम जो बार बार आ रही है और हमारे वर्क में इंटरफेयर कर रही है, कि ये इग्नोर नहीं कर सकते एज डॉक्टर एज अ पेशेंट। तो अगर ये डिमेंशिया के लिए पेशेंट आते हैं हमारे पास, जब सिम्टम्स और सिवियर, कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे, स्पेशली पेशेंट्स व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज के लोग। अभी क्या होता है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर इंडिया में ज़्यादातर ये हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, पर्टिकुलरली बॉम्बे जैसी सिटी में। तो वहाँ पर क्या होता है कि चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, पेरेंट्स जॉब पर जा रहे हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग काम काफ़ी कम अलॉट करते हैं। तो कंपेयर टू द एक्टिव वर्किंग लाइफ, उनका काम क्या होता है, घर में घर का ध्यान रखना, ग्रैंड चिल्ड्रन का ध्यान रखना, कंपेयर टू द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो उनमें ये डिमेंशिया के लक्षण कई बार एकदम ऑब्वियस नहीं होते, क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि वो उतना बर्डन नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता कि इनकी मेमोरी गई है, जब तक वो बहुत साफ नजर जब तक कोई कॉम्प्लिकेटेड काम करना हो और वो ना कर पाए, और फिर उस केस में फैमिली मेंबर्स आते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में डिमेंशिया ऑलरेडी अर्ली स्टेज से मिड स्टेज या थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर हो जाता है। तो दोज आर द सेकंड सिनेरियो वेयर पेशेंट्स कम टू अस। आपने जैसे अभी बताया कि भारत में जो डिमेंशिया की नंबर्स हैं, ऐसे एक संभावना है कि डिमेंशिया के नंबर्स बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो एज अ डॉक्टर हम एडवाइस क्या दे सकते हैं लोगों को कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि डिमेंशिया आने के पहले ही या तो उसे ज़्यादातर रोक के रखें या ये कभी ना आए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो एक सत्य ये है कि हम लोग अगर पैदा हुए तो मरने वाले हैं। तो अगर हम लोग कैंसर से ना मरे या हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से ना मरे, किडनी फेलियर से ना मरे, तो द डिजीज़ जिससे हमारी मृत्यु होने वाली है इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी डिमेंशिया। सो डिमेंशिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ एजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम में 5 60 ईयर ओल्ड है तो डिमेंशिया का रिस्क 1 in 8 है। बाय द टाइम हम लोग 85 या 80s क्रॉस करते, एवरी ऑल्टरनेट पर्सन को डिमेंशिया होने का चांस है। Wow. तो इट इज़ आई थिंक द लास्ट डिजीज़ विच अफेक्ट्स अस,
नहीं तो हम इमॉर्टल होते। मतलब अगर हमारी पूरी सारी हेल्थ की बहुत हमने केयर की और बहुत फिट रहे तो 90-95 वो सभी क्रॉस किया तो धीमे धीमे हमारी मेमोरी जाना शुरू होता है और डिमेंशिया होने के क्योंकि chances ब्रेन डीजनरेट कर रहा है। ब्रेन की जैसे दांतों की लाइफ इतनी होती है, आईसाइट की लाइफ इतनी होती है, तो वैसे भी ब्रेन की प्रॉब्ली लाइफ इतनी होती है। बट एज डॉक्टर्स वी डोंट गिव अप। तो बहुत बहुत रिसर्च चालू है कि कैसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करें। तो हैविंग सेड दैट कि क्या हम लोग कर सकते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि डिमेंशिया है क्योंकि ब्रेन में डिजनरेशन हो रहा है ना। अगर ब्रेन को बहुत सिंप्लीफाइड वे में देखें तो ब्रेन इज अ कंप्यूटर जिसमें नेटवर्क्स है। जितने स्ट्रॉन्ग हम अपने नेटवर्क्स को बना दे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा ब्रेन होगा। तो अगर कुछ नेटवर्क्स खराब भी हो गए बाकी नेटवर्क्स कवर अप कर सकते हैं। तो हाउ डू वी मेक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग? एजुकेशन। सो जितनी हायर एजुकेशन होती है उतने हमारे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट डजंट मीन कि कोई पीएचडी है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने पढ़ाई नहीं की है वो कम स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट ओनली जो हम स्कूल और कॉलेज में लर्न करते हैं, रियल लाइफ इज़ ऑल्सो एजुकेटर। तो इवन अ पर्सन हु इज़ नॉट एजुकेटेड is living a life is tough, earning money, that also is strengthening a life network. हमारे दूध वाला नहीं आया, बाई नहीं आई, हम उसको फायर फाइट कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर विच वी आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो वो एक इंसिडेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज अ ब्रेन नेटवर्क एंड अ ब्रेन पावर। तो जितना हम एक्टिव रहे इंटेलेक्चुअली और फिजिकली उतना हम ब्रेन नेटवर्क स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो एजुकेशन एंड एक्सरसाइज आर टू मेन फैक्टर्स विच हैव बीन शोन साइंटिफिकली जो डिमेंशिया को डिटेल कर सकते हैं और उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। यानी व्यायाम करना उससे भी डिमेंशिया के चांसेस कम होते हैं। फिजिकल श्रम करना, दैट हैज शोन कि वो बहुत प्रोटेक्टिव है। एंड दैट इज ट्रू, नो महेश, द डे यू एक्सरसाइज यू आर लाफिंग मोर, यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, यू फील मोर एक्टिव। वो तो होता है। Mahesh has just worked out, you can see from his smile right now. Really? Okay. Yeah. Maybe I forgot. But anyway. But having said that, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल फिलोसफिकल लाइन कही, आई डोंट नो आप कई बार यूज करते हैं, बट लाइफ इज एन एजुकेशन। जैसा मतलब जिंदगी हमें बहुत सारी चीज़ सिखा देती है। तो बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट लगा। यू टॉक अबाउट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, किसे रोकने के लिए आपने दो चीज़ बताएं, वो है एजुकेट करते रहो, डील करते रहो। क्या और कोई चीज़ कर सकते हैं, जैसे कोई पजल्स करना या म्यूजिक या ऐसे कोई चीज़ हैं? और कोई लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कोई है स्टडीज़ की जो बहुत निराश रहते हैं या नेगेटिव थिंकिंग रहते हैं, उनको डिमेंशिया होने के चांस रहते हैं, ऐसा कुछ है स्टडीज़? या सो अभी ना इफ यू थिंक ऑफ अ लाइफ, जब हम यंग होते हैं, चिल्ड्रन और यंग एडल्टहुड में, वो समय हमारा पढ़ाई में जाता है, नॉर्मल फैमिली लाइफ। हमारी तो आधी लाइफ पढ़ाई में चली गई मैडम। दूसरा फेज हमारा वर्क से होता है। नाउ वर्क कैन बी वर्किंग इन द ऑफिस, कैन बी लाइक यू एंड मी वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, even a housewife is doing work. Yeah. So anyone you think around you is doing some work. So that is work life. So during the education time when we are studying or the time we are working, we are physically and mentally occupied, which is great. Then comes retirement, which I think is a big problem, which I feel as doctors we need to plan out. Because क्या होता है, you can be the head of a company or CEO and suddenly retire, the next day you have no work. So what do you do? घर पर सब चीजें ऑटो मोड पर चल रही है, you are staying at home. So plan your retirement. See that you plan hobbies, you plan your day, you plan your weekends. It can be travel. कि I will, travel. I will write a movie blog, or with Dhruv over here, start working on YouTube and generating data and YouTube information. So it can be anything. And at home also we should realize that grandparents को या हमारे जो parents है, see that retirement में they are occupied. Yeah. So अगर वो धोबी से कपड़े ले रहे हैं, उसका बिल कैलकुलेट कर रहे हैं, डोंट टेक अवे द वर्क फ्रॉम देम। डोंट से कि मम्मी कुक मत करो, लेट मम्मी कुक, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग होल लंच और होल डिनर, लेट अ कुक ओनली द दाल एंड चावल एंड रोटी कोई और बना रहा है। तो उनका डे जितना ऑक्यूपाई रहेगा, एनकरेज देम टू गो आउट in the building, even if they're not going for walking, let them sit on the bench and talk to other people. So
enjoy festivals, enjoy this, and while we plan activities for our children, कि स्कूल से आएगा, फिर ये क्लास जाएगा, फिर फुटबॉल के लिए जाएगा, फिर पियानो क्लास के लिए जाएगा, फिर बैले के लिए जाएगा, सेम थिंग डू फॉर योर पेरेंट्स, योरसेल्फ आल्सो, अपने लिए भी करो, अच्छे और से अपने लिए प्लान करो कि हम खुद रिटायरमेंट भी के ना- बाद क्या ये करें, और करेंगे। पेरेंट्स का भी एक शेड्यूल बनाओ कि वीक में हम एक बार बाहर जाएंगे, एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, encourage them to use WhatsApp, encourage them to be on YouTube. So there's a lot of education that's going on. So keep on some sort of stimulation, थोड़ा कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। Keep the TV on in the day, keep the music on at home. तो आप ये बता रहे थे कि when patients come and they tell you कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, what about what problems do the families face in taking care of patients with हाँ, जिनको ऑलरेडी डिमेंशिया हो चुका है, with dementia? उनके लक्षण आ गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है family? देखिए, पेशेंट और फैमिली के लिए फर्स्ट थिंग इज, जैसे हमने डिमेंशिया डायग्नोज किया, इन अर्ली स्टेजेस पेशेंट कैन वर्क नॉर्मली. इनफैक्ट हम लोग ये भी नहीं बोलते कि अर्ली रिटायरमेंट या वीआरएस लो इफ दे आर वर्किंग, डूइंग अ कंसल्टेंसी, बिकॉज विद सम मेमोरी एड्स लाइक taking notes, they can still function fairly okay. And if they just slow down the pace of their working, instead of working 6 days a week, work 3 days a week, or work half days, they can really cope up with their life. So that doesn't change. Family के लिए also things don't change, but then it is like a death sentence which looms over everyone's head. Now what do we do? And remember, dementia is not, Alzheimer's is not a disease where we are talking of like cancer 1 year, 1.5 year for non-treatable cancers. Nowadays, most cancers are treatable, but कोई untreatable है तो. So you're looking at something which is going to affect the patient and the family for the next decade and a half. And just to understand, a decade and a half is a child जो first standard में हो 10th pass हो जाए. Correct. पूरी बच्चे की पूरी स्कूलिंग उसमें हो जाती है, 10 से 15 साल निकल जाते हैं इस So it is a long disease. But what I would say from my experience and what I and Mahesh and Smriti were talking earlier is that once you know you have a dementia, as of now we don't have very effective measures to reverse it or reverse dementia like Alzheimer's. Not all dementias, many we can treat, but say if you have Alzheimer's, which we know that we can't really reverse very effectively at this point. So what do we do? Then we have to think ahead, like how we do a financial planning. आगे के लिए सोचना है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक्चुअली विल के बारे में सोचे, which not only patients, elderly patients को जो जिनका अर्ली डिमेंशिया डायग्नोज है उनको, but in general सब every person say above 60 should think about it. तो मैं सॉरी आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर एक पूछने के लिए, आप जब आपने बताया फाइनेंशियल प्लानिंग, तो जिस व्यक्ति को डिमेंशिया हो रहा है उसके परिवारजन को ये देखना है कि वो उन पेशेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि वो उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो बिल है, वो सब देखें. आप उसी की बात कर रहे हो? यस, और उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी इस समय कि कई बार क्या होता है कि डिमेंशिया जैसे किसी को हो गया घर में, दैट पर्सन मे बी द मेन अर्निंग मेंबर इन द हाउस और मोस्ट अर्निंग मेंबर इन द हाउस, एंड सडनली अर्ली स्टेज में कुछ नहीं किया, बाय द टाइम वो मॉडरेट या सीवियर स्टेज में गए, उनके बैंक अकाउंट्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड. तो कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे के डॉक्टर बैंक FD ब्रेक करना है, कॉस्ट इतनी हो रही है, तो आप एक सिग्नेचर दे दीजिए कि वो साइन नहीं कर सकते लेकिन थंब इम्प्रेशन ले लें. तो दैट वी कांट डू. सो जस्ट इफ यू थिंक बैक कि जब भी हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसमें 3 assumptions होते हैं या 3 गिवन होते हैं. एक तो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, दूसरा मैं ये डॉक्यूमेंट समझ गया हूँ कि इसमें क्या लिखा है, और तीसरा होता है कि मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, इसलिए सहमत होकर मैं इसको साइन कर रहा हूँ. नाउ साइन एक्चुअली सिग्नेचर से हो सकता है जो हम हैंड राइटिंग से करते हैं, या साइन थंब इम्प्रेशन से भी हो सकता है. इनमें से कोई भी 3 चीजें अगर ना हो तो कोई भी पर्सन साइन नहीं कर सकता. लेकिन कोमा वाला पेशेंट थंब इम्प्रेशन नहीं दे सकता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, समझ लिया और इससे सहमत हूँ. सो सिमिलरली कोई पेशेंट जिसको डिमेंशिया है, और अर्ली डिमेंशिया नहीं, अर्ली डिमेंशिया में खाली थोड़ा कुछ भूल रहे, बट अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग नॉर्मल है.
अगर उस स्टेज पर पेशेंट साइन करता है इट इज़ ऑल राइट, बट बियॉन्ड दैट स्टेज अगर डिमेंशिया सिवियर हो गया तो ना ही हम सिग्नेचर ले सकते हैं, ना ही सम थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अर्ली डिमेंशिया स्टेज में अगर कोई पेशेंट है तो फैमिली और वो पेशेंट डिस्कस करे। एक तो नॉर्मल विल होता है, एक होता है कि फाइनेंसेस कैसे वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देकर फैमिली मेंबर को, भरोसे के फैमिली मेंबर को, या अपने सीए से बात करके एक इंडिपेंडेंट पर्सन या एजेंसी को अपनी फाइनेंशियल पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो डॉक्टर महेश और स्मृति बहुत काम कर रहे हैं वो है लिविंग विल, कि अगर मेरे को कुछ हो गया और मेरी स्थिति ऐसे हुई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, वेंटिलेटर पर हूँ और बहुत बीमार हूँ कि डॉक्टर बोलता है कि वेंटिलेटर पर लगाना है, तो मैं क्या चाहूँगा, क्या पेशेंट अपने विचार अपने फैमिली से शेयर करे, क्या अगर वो क्रिटिकल स्टेज में पहुँच जाए तो क्या उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए या उनको वेंटिलेटर पर लगाना है, कितना पेशेंट की फैमिली एग्रेसिव हो। क्योंकि एक जो डिसीजन मेकिंग होता है जब कोई बहुत बीमार हो जाता है डिमेंशिया से और हॉस्पिटल जाना होता है तो वेंटिलेटर पर रखना होता है, तो फैमिली मेंबर्स डिसाइड नहीं कर सकते, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनको लगता है ये मैं पापा के लिए डिसीजन ले रहा हूँ, एंड पापा इज वन और माय फादर इज अ वन जो मेरे लिए सारे डिसीजन ले रहे थे, मेरे को बोल रहे थे इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें ना करो, और सडनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ वेंटिलेटर पर लगाना या ना लगाना। और अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि वेंटिलेटर पर नहीं लगाना है तो एक तरह से मैं अपनी फादर की डेथ कर रहा हूँ। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब हमारे में ये मेंटल कैपेसिटी है हम सब इसके बारे में सोचें कि अगर हम लोग बहुत बीमार हो गए तो हमारा एंड ऑफ लाइफ डिसीजन मेकिंग क्या है, और वो हम लोग फैमिली से शेयर करें ताकि उनके लिए फाइनल डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इजी और ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए और गिल्ट फ्री हो जाए। अमेजिंग। तो आपने ये जो समराइज किया है इसमें अगर देखा जाए तो आपने बोला है कि किसी को अगर डिमेंशिया हो जाए तो उन्हें 2-3 चीज़ देखनी है। पहले फाइनेंशियल प्रैक्टिकल डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में सोचना है फ्यूचर में, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल वस्तु ये होती है कि उनकी हेल्थ के लिए जो लिविंग विल की कंसेप्ट है, जो हमने कुछ उस पर भी पॉडकास्ट्स किए हैं कि कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, उस पर भी हमने कवर किया हुआ था ये टॉपिक। लेकिन अब आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एंड डॉक्टर स्मृति आप भी पेशेंट्स देखते हैं, हम सब देखते हैं पेशेंट्स, तो मैं आप दोनों से भी ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई फैमिली या पेशेंट को डिमेंशिया की डायग्नोसिस आती है तो उनकी रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्या इसके बारे में जो स्टिग्मा हम कहते हैं, क्या आर देयर एनी स्टिग्मास अबाउट डिमेंशिया और एनी डिजीज इन पर्टिकुलर? सो स्पेसिफिकली डिमेंशिया के संदर्भ में कुछ आपने नोटिस किया है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है? आई थिंक 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। एक ये है कि कई बार फैमिली पेशेंट को इंसुलेट करना चाहते हैं, वो डिमेंशिया में भी नहीं है, कैंसर किसी भी रोग में होता है, और क्योंकि ये ज़्यादातर एल्डरली लोग होते हैं फैमिली में, वो कहते हैं कि डॉक्टर इनको मत बताना, वो तो टूट ही जाएंगे, वो तो बिखर ही जाएंगे। बट रिमेंबर जो पेशेंट एक्चुअली सफ़र कर रहा है, दे हैव लिव्ड 60-70 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, वो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। और जब आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं तो उनसे आप 2 तरह से उनको हर्ट कर रहे हैं। एक तो आप उनको नहीं बता रहे तो दे आर स्मार्ट कि इससे मेरे सन या डॉटर को दुख हो रहा है इस विषय में बात करने के लिए, तो वो अपने आप वो टॉपिक रेज नहीं करेंगे। सेकेंडली, अगर आप डॉक्टर के हाथ बांध रहे हैं कि ये इन पेशेंट को ये मत बोलो, तो आप उनका ये हक छीन रहे हैं कि वो अपने डॉक्टर से अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बात कर पाए, स्पेशली इन अ सिचुएशन जब वो फ्रैंकली समझ सकते हैं डिमेंशिया के इम्प्लीकेशन, वो काफ़ी लिमिटेड होने वाला है। वो प्रेशियस टाइम है, वो लूज हो तो जाता है। वो प्रेशियस टाइम है। और याद रखिए जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको मालूम है क्या हो रहा है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड अभी हमने डिस्कस किया कि एल्जाइमर्स है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 10-15 ईयर्स लाइफ है। जब वो पेशेंट से छुपाते हैं उसको ये नहीं मालूम 10-15 ईयर्स लाइफ है, वो सोचा शायद अगले महीने में जिंदा ना रहूं। तो हर दिन जीना कि मैं अगले दिन मरने वाला हूँ, दैट इज अ रॉन्ग फियर। करेक्ट। सो डोंट कट द विंग्स of a elderly person who has dementia. Don't hide the diagnosis. They're living through it. What can be more drastic? So share with them
एंड ये फैमिली में एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि वो सबसे डिस्कस कर सके। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि सपोजिंग ग्रैंड पेरेंट्स को डिमेंशिया है और जो लड़का लड़की और उनकी फैमिली है और साथ में छोटे छोटे बच्चे से टीनेजर्स। नाउ बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है कि उनको अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में काफ़ी कंसर्न होता है। तो अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डिमेंशिया होते हुए देखते हैं या सफ़र करते हुए देखते हैं, उनको ये डर बैठ जाता है कि अब मेरे पेरेंट्स को होगा। फिर उनको ये होता है कि मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनके लिए बहुत फेयरफुल हो जाती है। तो इसलिए ओपन डायलॉग रखना कि आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करें कि देखो डिमेंशिया हो गया, आप अपने बच्चों से भी डिस्कस करें देखो डिमेंशिया है और ये इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं है, पेरेंट्स को नहीं होने वाला है, आपको नहीं होने वाला है। जैसे कैंसर किसी को होता है किसी को नहीं होता। तो अगर सब तीनों जनरेशन फैमिली की आपस में बात करें एंड एक दूसरे को समझाए, तीनों have the luxury to talk to the doctor independently and have access to doctors, it makes life and those 10 years much easier to follow than anything else. How do you know that if before के आपके फादर जिनको सिवियर डिमेंशिया चालू ही हुआ है, उनकी डेथ आपसे पहले होने वाली और अगले साल आपको हार्ट अटैक नहीं होने वाला है? करेक्ट। So life is unpredictable. Make it easy for everyone in the family by having a open dialogue and making it open कि सब एक दूसरे से बात कर सकते। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप कैसे जब पेशेंट्स के रिलेटिव्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं कि उनको मत बताओ, आप कैसे उनको आपका जवाब क्या होता है इस चीज़ का? देखिए, ये जब पेशेंट्स आते हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का रैपो बनने में कई बार कुछ मल्टीपल विजिट्स लगते हैं। तो when they say कि मत बताओ, then we don't tell. Then I tell the patient's relatives कि प्लीज़ मेरे को अगले हफ्ते आकर मिलो अकेले। Then I tell them exactly what I told you कि what is the harm of not sharing the diagnosis? You are killing that person every day because वो उनको डर बैठ जाता है कि कुछ तो हो रहा है, डॉक्टर मेरे से बात नहीं कर रहा है, इससे बात कर रहा है, ज़्यादा ही पॉजिटिव बात कर रहा है, जबकि इट इज़ नॉट लुकिंग टू पॉजिटिव। MRI रिपोर्ट में तो वो लिखा है। तो देन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अंडरस्टैंड एंड दे शेयर विद देयर पेरेंट्स। आई डोंट थिंक देयर आर इंस्टेंसेस वेयर पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सी बिकॉज दिस डिसीजन ऑफ द फैमिली कि पेरेंट्स से मत शेयर करो इज आउट ऑफ लव। करेक्ट। दे ऑल्सो डोंट नो हाउ कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। करेक्ट। सो आपने बताया कि फादर को, ग्रैंडफादर को, सन को, तो क्या कोई ऐसे डिमेंशियाज हैं जो परिवार में, मतलब किसी के ग्रैंडफादर को डिमेंशिया हुआ तो मुझे डिमेंशिया के क्या रिस्क्स हैं? Does it run in the family? तो अगर आप एल्जाइमर्स की बात करें तो दैट इज़ ट्रू। इफ़ यू से कि मेरी ग्रैंड मदर को हुआ था, फिर मेरे फादर को हुआ था, बट यूजली दैट इज़ नॉट रनिंग इन द फैमिली। क्या हो रहा है कि ग्रैंडफादर 85 की उम्र में मरे, फिर पेरेंट्स 70-80 में उनको डिमेंशिया हुआ। तो इट इज़ अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज। तो द ओल्डर यू गेट and if you don't die of heart attack, strokes or cancer, dementia is going to low. Having said that, बहुत rare instances है जहाँ Alzheimer's या फिर बाकी टाइप के न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज लाइक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, डिफ्यूज लुई बॉडी डिमेंशिया, जो बड़े बड़े शब्द है, वो कई बार जेनेटिक को फैमिलीज में रिलेटेड हो सकते हैं, बट फार मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टेंसेस ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। मैं अगेन एम्फोसाइज करूँगी, इट इज़ अ डिजीज ऑफ द ओल्ड एज व्हेन वी टॉक ऑफ एल्जाइमर्स। थोड़ा मुझे जो आप कह रहे थे ना माइल्ड या सिवियर डिमेंशिया, थोड़ा मुझे सिवियर डिमेंशिया के बारे में भी बात करना था। तो जब एक पेशेंट को काफ़ी साल हो गए हैं लिविंग विद डिमेंशिया, तो आगे बढ़ के क्या क्या तकलीफ़ें उनको हो सकती हैं, क्या तकलीफ़ें फैमिली फेस कर सकती हैं? Like Smriti is an expert in this, Mahesh is an expert in this. तो क्या होता है कि ब्रेन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे चलना, बोलना, डिसीजन मेकिंग करना, कॉग्निटिव स्किल्स करना। तो ऑल्दो डिमेंशिया हमने डिस्कस किया कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल फंक्शन या कॉग्निटिव फंक्शंस को इफेक्ट करता है, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ ब्रेन में फैलती है तो ब्रेन के बाकी फंक्शंस भी इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल चलने फिरने बैलेंस ख़राब होता है,
हाथ पैर टाइट हो सकते हैं, मूवमेंट स्लो हो सकती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में होती है। ऑल्दो ये पार्किंसन डिजीज़ नहीं है, लेकिन उनके लक्षण, चलने के लक्षण कैन रिजेंबल पार्किंसन डिजीज़। उनको अपने यूरिन और स्टूल कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्वॉलो करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो खाना डिफ़िकल्ट हो जाता है देना। खाना खाते वक्त तो वो काफ़ी चीज़ें मुंह में रखते हैं, ना अंदर लेते हैं ना बाहर थूकते हैं, तो एक बार का खाना खिलाने में कई बार 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिजिकली भी बॉडी गिव अप करने लगती है। तो इसलिए सिवियर डिमेंशिया की केयर काफ़ी डिफरेंट होती है अर्ली डिमेंशिया में। फिजिकल इनफैक्ट सिवियर डिमेंशिया की केयर इज़ लाइक केयरिंग फॉर अ 1 month old बेबी, जो ना स्माइल कर सकता है, ना बोल सकता है, ना हाथ पैर हिला सकता है। तो उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये एक है कि अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसका केयर करना, अगर पॉटी आई है, डायपर चेंज करना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक हाथ में बेबी को पकड़ कर नलके के नीचे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक 5 फुट या 6 फुट के आदमी को टर्न करना बेड में, उसका बार बार डायपर चेंज करना, चदरें चेंज करना कैन बी वेरी वेरी टैक्सिंग एंड वेरी एग्जॉस्टिंग। तो इसलिए हम सबको प्लान करने की ज़रूरत है। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो कैसे आप पेशेंट को फीड करेंगे, कैसे पेशेंट का यूरिन और स्टूल कंट्रोल चला गया तो उसका ध्यान रखेंगे, और कैसे एक बेड रिडन पेशेंट का ध्यान रखेंगे। तो फीडिंग का ये है कि अगर रोज़ हमको नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर पानी पीना या लिक्विड्स लेना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, और अराउंड डिपेंडिंग पेशेंट का हाइट वेट कितना है, 1500 या 2000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत है। तो अगर पेशेंट का ईटिंग कम हो गया, काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं लेकिन खा रहे हैं डॉक्टर, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप कैलोरी काउंट करें और फ्लूइड इनटेक काउंट करें, वो कम है सर्वाइवल के लिए, तो इट इज़ टाइम टू पुट अ फीडिंग ट्यूब विच कैन बी थ्रू द नोज़ या डायरेक्ट स्टमक में इधर से डालते हैं, जिसको पेग ट्यूब लगते हैं। तो उससे पेशेंट को भी कंफर्टेबली खाना या दवाइयाँ दे सकते हैं, और पेशेंट की फैमिली को भी गिल्ट नहीं होता कि डैडी ने अभी नहीं खाया और मैं कैसे खाना खा लूँ। करेक्ट। तो फीडिंग इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है यूरिन और स्टूल कंट्रोल। तो उसके लिए लैक्सेटिव्स, ऑल्दो पेशेंट टॉयलेट कर रहे हैं लेकिन 2-3 दिन में एक बार टॉयलेट जा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा तो उनकी भूख कम हो जाएगी, खाना इंटेक कम हो जाएगा। तो पहले से ही सोच कर कि कॉन्स्टिपेशन है, लैक्सेटिव्स देना, कई बार यूरोलॉजिस्ट से मिलकर कैथेटर डालना पड़ता है, कैथेटर का कैसे केयर करना, वो सब करना ज़रूरी है। और अगर पेशेंट बेड रिडन हो गए हैं तो उनका बेड सोर प्रिवेंशन कैसे करना है, और बेड जैसे ही हम लोग चलते फिरते रहते हैं हमारी बॉडी एक्टिव रहते हैं, जैसे ही हम लोग बेड रिडन होते हैं तो इन्फेक्शन का भी रिस्क इंक्रीज होता है, बेड सोर का रिस्क इंक्रीज होता है। तो ये देखना कि और 2 कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं वो होते हैं निमोनिया और यूरिन इन्फेक्शन, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए कई बार एंटीसेप्टिक, जो एंटीबायोटिक्स नहीं लेकिन एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हो सकती है वो दे सकते हैं ताकि यूरिन इन्फेक्शन ना हो। स्पेशल केयर होती है कि प्राइवेट पार्ट्स को कैसे क्लीन करते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क डिक्रीज हो, बेड सोर्स कैसे प्रिवेंट करे, कैसी मैट्रेस ले, कैसी चादर ले, हॉस्पिटल बेड ले कि नहीं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दिस, जो हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आज के जो स्पेशलिस्ट है, पैलिएटिव केयर फिजिशियन है, जो बॉम्बे में कोई रह रहे हैं तो इजी एक्सेस है, आप उनसे मिलकर समझ सकते हैं। होम सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है इसके बारे में, विच यू कैन एक्सेस, सो यू डोंट हैव टू थिंक कि ये करना है, लर्न अपने आप एक्सपीरियंस है कि कैसे करना है। यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड हेल्प in the equipment and the services. But I will say one thing which people don't realize when they're looking after patients with dementia is you don't have to do everything on your own. Correct. It is impossible. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कोई पैदा हुए किसी के घर में, यू सी कि जो 8 फीट का बच्चा है, तो पेरेंट्स है, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स है, कम से कम 6 लोग हैं, फिर लोग नैनी भी रखते, तो छोटे से बच्चे को ध्यान रखने के लिए वी आर 7-8 पीपल। तो सिमिलरली डिमेंशिया के पेशेंट को जो बेड रिडन हो गया
या स्ट्रोक का पेशेंट जो बेड रिडन हो गया उसको रखने के लिए छोटा विलेज लगता है। Correct. तो अगर आप अपने आप सब काम करने जाएंगे तो ना पेशेंट के लिए अच्छा है, ना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। और याद रखें कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अगर आप बीमार पड़ गए तो पूरा हाउस होल्ड कोलैप्स होता है। तो जो पेशेंट्स और उसकी फैमिली का रोल होता है वो सुपरविजन का रोल होता है कि वो देखे कि सब चीजें ठीक चल रही है। प्लीज एम्प्लॉय पीपल टू डू द डे टू डे वर्क और डे टू डे केयर। तो डॉक्टर स्मृति ने जो आपको प्रश्न पूछा था उसी का एक एक्सटेंशन मानो मैं पूछ रहा हूँ। आपने जो हमें उत्तर दिया उसमें काफ़ी चीज़ आपने ऐसे बताई हैं जो हम मुश्किल है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन हम कर सकते हैं घर के सेटिंग में, क्योंकि इसमें से कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं सुनी जिसके लिए एक विशेष हॉस्पिटल या बहुत एडवांस्ड हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये केयर की बात चल रही है जो घर पे भी किया जा सकता है। तो कई बार आप पेशेंट्स के रिलेटिव्स को हम क्या बोले, वो बोल रहे हैं कि नहीं वो अब खाना थोड़ा कम खा रहे हैं इसीलिए हम हॉस्पिटल लेके आ गए। क्या ये इज इट अ वाइज डिसीजन टू डू इट, टू कम टू अ हॉस्पिटल फॉर जस्ट इश्यूज लाइक दिस? आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं इसके दो एस्पेक्ट्स बताऊंगी महेश। एक तो ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग घर में कर रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बॉम्बे में रह रहे हैं तो एक महल नहीं है, साउथ विंग वेस्ट विंग। ऐसे पेशेंट को जो डिमेंशिया है एक पूरा कमरा लग जाता है या पूरा लिविंग रूम लग जाता है, और फिर अपने आप उनके लिए नर्स रख रहे हैं, वार्ड में रख रहे हैं, घर में 2 छोटी लड़कियां हैं, वाइफ है, फिर वो भी चिंता की बात है कि एक मेल नर्स रख रहे हैं, वो कैसे घर में सोशली सेफ है कि नहीं, आप ऑफिस जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जो डिमेंशिया केयर फैसिलिटीज़ है या ओल्ड एज होम है, दोज आर गुड ऑल्टरनेटिव फॉर पेशेंट्स। बिकॉज याद रखिए कि ये होम्स है जिसमें दीज आर लाइक होटल्स ideally, जिसमें instead there are people who will make your bed, people who will sit with you for 2 hours to feed the patient, people who will come to give the patient a walk, a bath, change diapers, और ये लोग सब अपनी 6-8 घंटे की ड्यूटी करके ख़त्म करके घर जाएंगे। लेकिन आप 24 आवर्स दिन में रहकर 7 days a week ये सारे काम अकेले नहीं कर सकते। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड थिंक ऑफ ट्रांसफरिंग योर पेरेंट्स टू अ डिमेंशिया केयर और एल्डरली केयर फैसिलिटी जहाँ उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। Now the problem is कि these facilities as of now in India or in Bombay or around Bombay, they are not accredited, so there is no standard quality control कि ये ऐसा होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, no monitoring agency। so इसलिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ विजिट करनी पड़ती है टू सेलेक्ट कि कौन सी फैसिलिटी ठीक है। बट आई थिंक इफ़ अगर फाइनेंसेस परमिट करे और लॉजिस्टिकली पॉसिबल हो, दोज आर अ गुड आइडिया। पीपल काफ़ी बार स्टिग्मा कहते हैं कि मैंने अपने फादर ने पूरा रेज किया मुझे और मैंने ओल्ड होम में भेज दिया। बट यू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, नो? ऐसा तो नहीं है कि हम कॉलेज में नहीं भेजते, हॉस्टल में नहीं भेजते, बोलते कि घर में ही रहकर पढ़ाई करो ट्यूटर से। तो व्हेन अ समबडी नीड्स दैट स्पेशलिस्ट केयर, एंड रिमेंबर इट कॉस्ट अ बॉम्ब, so please think of those facilities, because remember you are taking care of a person with dementia. What about the बच्चे जो स्कूल में हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, there is limited space in the house, limited resources in the house. You have to consider the quality of life of everyone. Yeah. So you have to plan all this out and see. और आप एक स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी रख रहे हो, आप एक सोच समझ के एक स्पेशलाइज्ड एरिया में रख रहे हो जहाँ आप सुपरवाइज कर रहे हो, जहाँ लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ट्रेनिंग मिली है एक तरह से कि वो देख सकते हैं और वो एग्जॉस्ट भी नहीं होते क्योंकि वो रोटेशन में प्रोफेशनली देख रहे हैं उसको। करेक्ट। नाउ द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि हॉस्पिटल कब लिया जाए। तो क्या होता है कि जैसे आपने सिनेरियो बताया कि डैडी खा नहीं रहे हैं काफ़ी दिन से और खाने के लिए मैं हॉस्पिटल ले आया, तो वो सिचुएशन क्यों आती है? क्योंकि द फैमिली इज़ नॉट रियलाइजिंग कि वो जो रोज़ खा रहे थे दैट वाज नॉट नॉर्मल, कि वो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड था, वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड था। तो स्लोली करके वो डिहाइड्रेशन बिल्ड होती है, वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से इन्फेक्शन होते हैं। तो बाय द टाइम ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल आते हैं जिनकी फीडिंग कॉम्प्रोमाइज़ थी, वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड होते हैं, सोडियम के चेंजेस होते हैं, तो सोडियम बहुत हाई होगा, सोडियम बहुत लो होगा। तो कई बार हमको डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है या इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है।
बट दिस सिचुएशंस कैन बी मेनी टाइम्स प्रिवेंटेड. अगर डिमेंशिया डायग्नोज्ड है तो वी नो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू कम. तो आप अगर अपने रेगुलर न्यूरोलॉजिस्ट से टाइम टू टाइम मिले, हर बार पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं होती. कई बार वीडियो कॉल से पेशेंट देख सकते हैं, डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, पैलिएटिव टीम को इन्वॉल्व करें. तो ये सब प्रॉब्लम्स प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम, ताकि हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत ना हो. बहुत टाइम एक्चुअली अगर इन पेशेंट्स को शायद कुछ थोड़ा लेवल ऑफ होम केयर मिल जाए या कोई ऐसा सुपरविजन मिल जाए कि ओके वो इतना खा रहे हैं, इतना पी रहे हैं, ये अमाउंट एटलीस्ट स्पेसिफिक जो है ले रहे हैं. मुझे एक चीज़ आपसे पूछना था कि कभी कभी फैमिलीज़ बहुत ऐसे डायलेमा में होते हैं कि क्या हम ट्यूब डालें फीडिंग के लिए, कि क्या हम मुंह से ही फीड करते रहें जितना वो ले पा रहे हैं, भले ही रिस्ट्रिक्ट करके ले पा रहे हैं. ओके, अगर हमारे पास मैन पावर है या फिर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो उतना टाइम डेडिकेट कर पा रहा है, इसका क्या जवाब है? ट्यूब फीडिंग वर्सेस हाथ से खाना तो या खिलाना. ये इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम स्वॉलो कैसे करते हैं. तो हम जो भी खाना या पानी पीना होता है वो मुंह में डालते हैं और फिर मुंह में टंग और अपनी चीक की मसल्स मूव करके उसको फूड पाइप में डालते हैं. हमारे गर्दन में 2 पाइप्स होते हैं. जो आगे वाला पाइप है वो विंड पाइप है और उसके पीछे वाला जो पाइप है वो फूड पाइप है. वो दोनों एक के पीछे एक होते हैं और दोनों का डिस्टेंस फ्यू मिलीमीटर्स अवे है. तो अगर आप यहाँ से खा रहे हैं फिर वॉलीबॉल की तरह आप उसको फूड पाइप में डालते हैं. अगर आपका एम गलत हो गया और 2 मिलीमीटर आगे रह गया तो विंड पाइप में जा सकता है, जो बहुत ही रिस्की है. क्योंकि विंड पाइप में अगर फूड चला जाए तो हम लोग तुरंत खांसी करेंगे. लेकिन जो डिमेंशिया पेशेंट्स होते हैं कई बार बिकॉज ऑफ ओल्ड एज या गर्दन की मसल वीक होने के कारण बराबर से खासकर वो फूड पार्टिकल या फ्लूइड फेंक नहीं सकते हैं. तो उसका एक छोटा सा भी पार्ट, अगर छोटा सा भी ड्रॉप लंग में चला जाए तो उससे निमोनिया हो सकता है. एक डिमेंशिया पेशेंट में या किसी भी ओल्ड पेशेंट में निमोनिया होना मतलब लाइफ एंड डेथ मैटर होता है. वो हमने कोविड के समय देखा है कि जब गवर्नमेंट ने भी बताया था, WHO ने भी बताया था, सब न्यूज़पेपर्स में था, अगर 60 के अबव किसी को कोविड हो गया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो तुरंत हॉस्पिटल में ICU में एडमिट करो, क्योंकि वो कोविड निमोनिया का हाई रिस्क है. तो दैट इज़ ट्रू इवन इन डिमेंशिया पेशेंट और एनी ओल्ड पेशेंट जिसकी स्वॉलोइंग ठीक नहीं है. अगर आप उसको खाना देंगे उनकी खांसी ठीक नहीं होती है. पेशेंट्स बोलते, फैमिली बोलती है कि खाते हुए धसका आता है. एक धसके में भी अगर आधा ड्रॉप पानी भी लंग में चला जाए तो देन इट बिकम्स लाइफ एंड डेथ मैटर. सो डोंट वेट कि वो स्वॉलोइंग इतनी खराब हो कि सीधा पेशेंट निमोनिया के साथ आ रहा है, वेंटिलेटर पर लगा रहे हैं, फिर हम लोग सोच रहे हैं आगे के लिए क्या करें. अगर time to time please see a doctor, please have a palliative care team looking after patient with dementia, severe dementia at home, ताकि ये प्रॉब्लम भी हम प्रिवेंट कर सके. और जब डॉक्टरों को लगे कि स्वॉलो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो ट्यूब फीडिंग करें ना. अभी ट्यूब फीडिंग में 2 चीज़ें हैं. सपोजिंग पेशेंट ने एडवांस विल की थी कि अगर मैं वो स्टेज पर पहुंच गया तो मेरे को ट्यूब फीडिंग ना करे, मेरे को पास ऑन होने दे, दैट इज़ ओके, देन डोंट डू ट्यूब फीडिंग. और आपको एज अ फैमिली, अगर पेशेंट की कोई लिविंग विल नहीं है लेकिन घर में जो पेशेंट के फैमिली है और अदर रिलेटिव्स है, उनको लगता है कि नहीं हमको फीड नहीं करना है, तो देन दैट इज़ ओके. बट देन डोंट फीड द पेशेंट मुंह से, बिकॉज देन आप कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं. वी कैन नॉट गिव फूड रियलाइजिंग कि डिजीज़ ऐसी है कि बॉडी कोप अप नहीं करेगी. We don't want to trouble our father or mother. That is okay. But do one of the two. Either put the tube or do not feed. पर अभी अगर ये भी मन में रखे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें पेशेंट को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, तो ये सब मन में रख के आप फैमिलीज़ को क्या सलाह देंगे? व्हाट एडवाइस विल यू गिव कि क्या उनको एडवांस डिमेंशिया के पेशेंट को ICU में या वेंटिलेटर पर रखना चाहिए या नहीं? तो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड जो बहुत फैमिली के लिए दुविधा हो जाता है. तो
याद रखिए कि वेंटिलेटर क्यों रखते हैं हम लोग आईसीयू में। वेंटिलेटर इसलिए रखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाए या लंग की प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग वेंटिलेटर लगाए, वो प्रॉब्लम ट्रीट करे, पेशेंट वेंटिलेटर से निकले और फिर घर जाए। अभी अगर डिमेंशिया पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत की बात आने लगती है तो ज़्यादातर अगर एडवांस अर्ली डिमेंशिया है तो इट इज़ लाइक एनी ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम, बट अगर एडवांस डिमेंशिया में वेंटिलेटर की बात आती है या निमोनिया की बात आती है तो ये समझना ज़रूरी है कि वो ज़्यादातर इसलिए आती है क्योंकि उस पेशेंट में स्वॉलोइंग इतनी ख़राब हो गई, थ्रोट की मसल्स का कोऑर्डिनेशन इतना ख़राब हो गया है कि वो सेफली खाना या पीना नहीं ले सकते हैं। और अगर हमने पेशेंट को फीडिंग ट्यूब भी डाल दी, चाहे वो राइल्स ट्यूब हो या गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब हो, उससे भी एस्पिरेशन या लंग में सलाइवा या फूड जाने का चांस ज़ीरो नहीं होता है। क्योंकि याद रखिए अगर हम पेशेंट को मुंह से खाना या पानी नहीं दे रहे हैं, सब ट्यूब से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आधा लीटर सलाइवा रोज़ बनाते हैं। हमारे मुंह में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, सलाइवा में बहुत बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो एक बूंद भी अगर लंग में जाए और अगर पेशेंट वो खांसी करके ना निकाल पाए बिकॉज ऑफ थ्रोट मसल वीकनेस तो उससे उसको निमोनिया हो सकता है। तो अगर ये निमोनिया के साथ पेशेंट आए और हम लोग फैमिली के विचार थे, पेशेंट की एडवांस विल थी, तो सब कुछ करो जिससे मेरी ज़िंदगी बचे, या फैमिली के ये स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है कि मैं अपनी डैड की इतनी सेवा करना चाहता हूँ कि लास्ट दम तक मैं उसके लिए करना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट रॉन्ग थिंकिंग। तो ये पुट ऑन द वेंटिलेटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वेंटिलेटर जब भी निकल पाएगा जब पेशेंट का निमोनिया ठीक हो जाएगा। तो सपोजिंग एंटीबायोटिक से निमोनिया ठीक भी हो गया, लेकिन सलाइवा तो रोज़ बन रहा है ना, तो फिर से हॉस्पिटल में रहते रहते भी सेकेंड निमोनिया, थर्ड निमोनिया हो सकता है, जिससे वेंटिलेटर की ज़रूरत लंबी हो सकती है। या हो सकता है थोड़े दिन के लिए, थोड़े हफ्तों के लिए या 1-2 महीने के लिए वेंटिलेटर निकल जाए, फिर से आ सकता है। क्योंकि जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जो मूल प्रॉब्लम जो है जिसके कारण वो निमोनिया हुआ है, वो थ्रोट मसल वीकनेस है, और वो थ्रोट मसल वीकनेस डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की वजह से है। और अगर ये ट्रीटेबल डिमेंशिया नहीं है तो इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली आने वाली है। जब हम कहते हैं कि डिमेंशिया पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, एक ओल्ड आदमी 105 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है, 110 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन एक डिमेंशिया पेशेंट में अल्जाइमर्स जैसे फॉर इंस्टेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 to 15 ईयर्स होती है ऑन एवरेज। और कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन या बेड सोर्स। तो अब कितनी भी केयर कर ले ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आपको ये सोचना है अगर ये प्रॉब्लम्स आए तो वो कितना एग्रेसिव, अगर सिवियर डिमेंशिया में आए, मैं अर्ली डिमेंशिया की बात नहीं कर रही हूँ, सिवियर डिमेंशिया में आए तो आप कितना एग्रेसिव करेंगे, बिकॉज उसका एंड पॉइंट कुछ नहीं है, क्योंकि जो मेन कारण जिसके वजह से ये हो रहा है दैट वी कांट ट्रीट। तो यू हैव टू थिंक एज अ फैमिली with the patient probably when they are still have good mental capacity कि अगर इस severe dementia stage में अगर severe निमोनिया हो जाए तो हम लोग वेंटिलेटर पर लगाए, severe किडनी फेलियर हो गए तो डायलिसिस चालू करे, severe यूरिन इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर बोले कि इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी तो करे, अगर कुछ सिवियर बेड सोर हो गए जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत है तो वो करे कि नहीं, या उनको पैलिएटिव केयर पर रखे जिससे उनको पेन ना महसूस हो, उनको भूख ना लगे, उनको दर्द ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो और उनका समय अच्छी तरह से जाए, ये समझते हुए कि इट ऑल दिस मे कॉज द पर्सन टू डाई। तो आई थिंक ये इसीलिए वो वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो आप पहले बोल रहे थे कि अर्ली डिमेंशिया या एट द डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया या फिर इवन बिफोर यू नो दैट यू हैव एनी इलनेस, अगर आप अपना मेडिकल लिविंग विल बनाएं, अपना एडवांस मेडिकल डायरेक्टर्स बनाएं, अपने प्रेफरेंसेस ऑलरेडी नोट डाउन करें, आपके जो नज़दीकी वाले फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बता दें, उनके साथ डिस्कस करें, तो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है, फैमिली का गिल्ट कम हो जाता है, फैमिली को वो हाँ या ना ये वाले सिचुएशन में भी नहीं होना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो इतने सारे
देयर आर सो मेनी डिसीजंस टू बी मेड, फीडिंग ट्यूब डालें या नहीं, हॉस्पिटल में ले जाएं या नहीं, आईसीयू पे डालें या नहीं, वेंटिलेटर, डायलिसिस, इतने सारे उसमें डिसीजंस होते हैं। तो कष्ट भी कम होता है ना पेशेंट को, जो पेशेंट आईसीयू में एक्सपीरियंस करता है। तो कई बार कुछ पेशेंट्स की इच्छा नहीं होती है कि हमें यहाँ मत रखो, और उन्हें अपनी इच्छा के अगेंस्ट उनको वहाँ पे रखना पड़ता है, क्योंकि फैमिली को गिल्ट होता है कि क्या हम कुछ सही कर रहे हैं या क्या हम गलत कर रहे हैं। जब उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नेट बेनिफिट क्या होता है, क्या मरीज को इससे कोई वास्तव में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो ये सारे चीज़ और अल्टीमेट आउटकम क्या होने वाला है, आउटकम क्या होने वाला है आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग, तो ये हमने फीडिंग की बात की, यूरिन इन्फेक्शन की बात की, सपोजिंग कोई पेशेंट है जिसको सिवियर डिमेंशिया और घर में हार्ट अटैक आ गया, तो क्या आप उसकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करेंगे, या आपका एडवांस डिमेंशिया पेशेंट है वो सडनली डिहाइड्रेट हो गया या उसको फिट आ गया और आप हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने बोला कि देखो ये तो ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या आप उसकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी करेंगे? तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो और भी चीज़ें करना है नहीं करना, वो डिसीजन पहले से लेना या क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना वो बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है क्योंकि लास्ट मिनट में तो ये डिसीजंस लेना बहुत क्योंकि डॉक्टर आपको 5 मिनट देगा कि वेंटिलेटर पर लगाऊं कि नहीं, तो वो एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी, सो उनका भी कोई ऑप्शन नहीं पड़ता उनके पास भी। और ये बात पेशेंट के स्पाउस से भी डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि डैडी तो बहुत क्लियर थे कि डैडी ने बोला था मेरे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो नहीं डालना है, लेकिन मम्मी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, मम्मी घर पर है और वो चाहते हैं मम्मी को कैसे कहे। तो इसलिए शुरू से अगर आप अपनी फैमिली में ओपन डिस्कशन रखेंगे, अगर सपोजिंग बाई चांस अर्ली डिमेंशिया में ये सब डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ है, तो इवन लेट डिमेंशिया में अपनी मदर से या अपने फादर से उनके स्पाउस के बारे में डिस्कस करिए। क्योंकि रिमेंबर ऑफन टाइम्स हमको लगता है, पेशेंट्स को लगता है कि उनकी मदर या डैडी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, बट एक्चुअली स्पाउस को ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं डे इन डे आउट, उनके साथ जी चुके हैं इतना, तो अपने पार्टनर के प्रेफरेंस वो जानते हैं। जानते हैं, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट वीक, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, सो दे आर स्ट्रॉन्ग। तो अब आपकी प्रैक्टिस में कैसा होता है कि अगर पेशेंट को डिमेंशिया हो गया है, उनके बच्चों ने बोला कि नहीं पापा को डिमेंशिया हो गया, मम्मी को हम नहीं बता रहे हैं, या वो एकदम साइलेंट पिक्चर में रहती हैं, साइलेंट रोल में रहते हैं, उसमें ऐसा होता है, आपने देखा हुआ है? दैट इज़ वेरी ट्रू। तो मम्मी को नहीं बताया, लेकिन मम्मी को ज़्यादातर पता होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो स्पाउस होता है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो डिसाइड करते हैं कि ये अब मेरी लाइफ का मिशन है कि मैं डे टू डे, मिनट टू मिनट जो मेरे हस्बैंड है या मेरे लाइफ पार्टनर है उसका ध्यान रखे। वो एज अ चिल्ड्रन वी एनकरेज टू सी दैट द पेरेंट्स आर नॉट डूइंग दैट, क्योंकि हस्बैंड को डिमेंशिया केयर गिवर बर्डन ना हो, क्योंकि देन यू हैव 2 पेशेंट्स इन द हाउस, वन इज योर फादर हु इज डिमेंशिया एंड द मदर who is depressed and physically completely fatigued, sleep deprived. See that the mother doesn't sleep in the same room. See that she's eating her meals. See that she's going out at least for few hours in a day away from that house, so that she can maintain her mental stability. ताकि इसमें गिल्ट भी ना लें, क्योंकि ये हम अपना केयर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उनका केयर अच्छे से कर पाएं। तो ये एक बार वो समझ में आ जाता है कि हम कुछ स्वार्थी नहीं बन रहे, लेकिन अगर हम खुद का केयर ना करें तो हम दूसरों का क्या केयर कर पाएंगे। और ये आई थिंक इवन डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज दे बर्न आउट बाय डूइंग अ लॉट ऑफ extra work and they don't take time for themselves, as you so said. Mahesh, you should work less. One more question I have for Mahesh. We are all very worried about focus, yeah, my dementia right now, yeah. So आपने शुरुआत में बोला कि एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, खुद को फिट रखें एंड मेंटली ऑल्सो फिट रखें. सो महेश इज़ अ पर्सन हु कीप्स हिमसेल्फ एजुकेटेड, फिट, रीड्स अ लॉट, तो ये सब तो कर लिया. प्लस ही इज अ हैप्पी पर्सन. हाँ, मतलब मैंने जिम मेंबरशिप ली है 3-4, मैं जा नहीं रहा हूँ बट हो जाता हूँ फिट उससे. सपोज गया तो Is there anything else that a person should be doing? महेश को और कुछ करना चाहिए to prevent or to delay the onset of dementia? तो लैंसेट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है. तो एक लैंसेट जर्नल ने कमीशन ऑर्गेनाइज की थी कि क्या रिस्क फैक्टर्स है
जिससे हम लोग को डिमेंशिया होने का रिस्क होता है, और जो हम लोग कंट्रोल करके ये प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं एज अ पॉपुलेशन। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए। एक तो ऑल्दो अल्जाइमर डिजीज न्यूरोडिजेनरेटिव है, हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वजन, ये कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, या फिर ब्लड प्रेशर जो अनकंट्रोल्ड है, या ओबेसिटी है, या अंडरवेट है, उनको डिमेंशिया होने के हाई रिस्क रहते हैं, और दैट वी कैन रिड्यूस बाय कंट्रोलिंग दिस। देन थिंग्स लाइक स्लीप की क्वालिटी, इट इज़ ये नहीं कि मैं 6 घंटा सोया हूँ या 8 घंटा सो रहा हूँ, दैट इज़ इनफ। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वन वे टू जज के क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज गुड इज टू मेक श्योर कि जब आप सुबह उठते हैं, आर यू फीलिंग फ्रेश। अगर मोस्ट ऑफ द डेज इन द वीक व्हेन यू गेट अप आपको फ्रेश नहीं लग रहा है, दैट मीन्स स्लीप में कोई प्रॉब्लम है, कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट। देन थिंग्स लाइक स्मोकिंग is a big no. That increases the risk of dementia. Alcohol is okay, of course, in moderation, Mahesh. Don't start drinking a lot. It's all still about Mahesh. Yes. We're talking about you, Mahesh. So not more than 2 hard drinks in a day for a man, and as women we can take only 1 hard drink in a day. It's better कि आप ये लिमिट रखें rather than say मैं पूरी वीक नहीं पीऊँगा और सारे 14 ड्रिंक आप एक दिन में ले। Mahesh, be careful. That was 0. It's actually 0. So yeah, that's the ideal. So if someone asks me what's the right amount of alcohol, it's 0. Okay. Okay, that's true. Mahesh is not being frank over That's here. what now most lifestyle specialists also Yeah. That's recommend. science. Then things like air pollution, noise pollution, they increase risk of dementia. Air pollution also. Air pollution also. So, यार so मैं it मुंबई is. में रहता हूँ, हाँ. सो नहीं पा रहा हूँ टाइम पे बराबर से, एयर पोल्यूशन तो चल ही रहा है, But आप अल्कोहल नहीं पीते और अल्कोहल भी नहीं, और स्मोक भी नहीं और करते स्मोक भी नहीं करता, और आपने जिम मेंबरशिप ले रखी gym है, membership और जिम ले रखी है। मेंबरशिप ले रखी है। तो बढ़िया है। आई थिंक टू कंक्लूड आई वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, डॉक्टर Which we नो, ask. which we ask everyone. What does living well mean to you? Being happy, being satisfied, and living without regrets. If you die tomorrow, you shouldn't have any regrets. Beautiful. Wonderful. Thank you so much for coming on to our podcast. It was बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। Interesting. Thank you so much. Thank you. Thank you. All pleasure's mine. Thank you.